जय हिंद दोस्तों आज की डिक्टेशन आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से मिलेगी, जिसमें आपके 873 शब्द होंगे, जो कि 10 मिनट से लंबी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। इन दिनों एक बार फिर से 1991 के आर्थिक सुधारों का जिक्र होने लगा है। आर्थिक सुधारों को भुलाया नहीं जा सकता। उसी के चलते आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था की इस दौड़ में हमने जीडीपी को आधार बनाया है, जबकि तस्वीर का दूसरा पक्ष यह भी है कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से विकसित होने में हम खुद 2047 तक का समय लेकर चल रहे हैं। 24 जून 1991 को संसद में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने बजट भाषण में कहा था कि इस पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उस विचार को रोक सके जिसके आने का समय निश्चित हो। तत्कालीन सरकार उस समय की दुर्बल आर्थिक स्थिति को देखते हुए बहुत दृढ़ संकल्प थी कि आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत अभी कर देनी चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। हालांकि यह प्रश्न अब भी कई बार उठता है कि क्या आर्थिक सुधार भारत में देरी से नहीं हुए थे, मगर उस खबर को भुला देना बहुत गलत होगा कि भारत बहुत विकट आर्थिक स्थिति के दौर से गुजर रहा है और इसके चलते भारत सरकार को अपने देश का सोना विदेशी बैंकों में गिरवी रखना पड़ रहा है, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाया जा सके। इससे भारतीय समाज में तब खासी हलचल मच गई थी। तब लोकतांत्रिक विरोधों के पूर्वानुमान को भांपते हुए तत्कालीन सरकार ने आर्थिक सुधारों को लागू कर दिया था। उन्हीं सुधारों की देन है कि तब के 270 अरब अमेरिकी डॉलर से चलते चलते आज भारत का जीडीपी 4 खरब अमेरिकी डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। उन आर्थिक सुधारों का एक सच यह है कि इन्हीं के चलते आम भारतीयों के सपनों को पंख लगे, अन्यथा आज़ादी के बाद के शुरुआती दशकों में यह संभव नहीं था। और तो और अगर ये आर्थिक सुधार इस मुल्क में कुछ समय पूर्व लागू कर दिए गए होते तो यकीनन आज भारत प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से भी विश्व की बड़ी आर्थिक महाशक्ति होता। याद करिए, आज़ादी के बाद के पहले 3-4 दशकों तक भारत की आर्थिक विकास दर तकरीबन 3 से 4% के बीच ही थी, जबकि 90 के बाद से यह दर 7% या उससे अधिक रही। इसी कारण आज आज़ाद भारत की तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधि अपने आप को पूर्व की 2 पीढ़ियों
से अधिक आर्थिक संपन्न पाती है और इसीलिए उन आर्थिक सुधारों को बड़ी आर्थिक ऐतिहासिक घटना के संदर्भ में लिया जाता है। एक बार फिर से पीछे चलें और ज़रा याद करें वह दौर जब घर में टेलीफोन लगाने के लिए 2 से 3 वर्ष तक का इंतज़ार करना पड़ता था और आज हम विश्व में मोबाइल पर इंटरनेट के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के बाद से आमजन का जीवन पूरी तरह बदल गया, जिसमें उसके व्यक्तिगत जीवन में बहुत सुविधा आ गई है। वह बहुत पुरानी बात नहीं जब घर में एक टीवी हुआ करता था और उसे देखने के लिए छत पर जाकर दूरदर्शन का एंटीना कई बार हिलाना पड़ता था। अब तो सैटेलाइट टीवी का दौर है और चैनलों की संख्या अनगिनत है। बड़े शहरों में मल्टीप्लेक्स का ज़माना है। इन सब के बीच मनोरंजन क्षेत्र में हुई क्रांति ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को एक बेहतरीन जगह दे दी है। अब दिवाली और धनतेरस पर आम उपभोक्ता की खरीदारी का चलन हर वर्ष बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। अगर इन त्योहारों पर दुपहिया वाहनों और कारों की बिक्री कम हो जाए तो आर्थिक विश्लेषक भारत में मंदी की सुगबुगाहट देखने लगते हैं। भारत का विशाल बाजार, जिसमें उसके उपभोक्ता की क्रय क्षमता सबसे बड़ी सत्ता रखती है, का आकर्षण पूरे विश्व में है। वर्तमान समय की इस सच्चाई के पीछे का आधार 90 के आर्थिक सुधारों की मुख्य सोच एलपीजी है। यह भी समझना होगा कि तब के सुधारों में सबसे अधिक महत्व उदारीकरण को इसलिए दिया गया था कि उसी के माध्यम से सबसे पहले निजी निवेश तथा उसके बाद विदेशी निवेशकों को भारत में प्रोत्साहन मिले। उसी के चलते आज भारतीय अर्थव्यवस्था उस कगार पर खड़ी है जहां केंद्र सरकार खुद पूंजी निवेश के लिए बजट में 10 लाख करोड़ की बड़ी राशि आवंटित करती है, तो वहीं दूसरी तरफ इससे निजी निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। इन सब के चलते ही विदेशी निवेशकों के लिए आज भारत सबसे आकर्षक जगह है। हालांकि कई अर्थशास्त्री इस बात के भी बड़े पक्षकार रहे हैं कि शेयर बाजार की तरक्की अर्थव्यवस्था की वास्तविक तरक्की को प्रदर्शित नहीं करती। इसके बावजूद अब यह समझना होगा कि आज भारत का पूंजी बाजार कुछ हद तक आत्मनिर्भर हो रहा है। अब भारतीय निवेशकों में एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश करने का अपना एक अलग ही आकर्षण है। म्यूचुअल फंड के माध्यम से एसआईपी में निवेश से शेयर बाजार में जोखिम तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम हो जाता है। इसी कारण अब विदेशी निवेशकों की भारतीय पूंजी बाजार के प्रति सोच भी बदली है। इन सब के बावजूद आज अगर भारत गरीबी का वास्तविक विकल्प नहीं निकाल पा रहा तो इसका एक कारण यह भी है कि 90 के
आर्थिक सुधारों से सबसे अधिक फायदा निजी क्षेत्र को मिला है। इसी के चलते भारत में आर्थिक विषमता जैसी समस्या, जिसे अमीरों और गरीबों के बीच में खाई के रूप से जाना जाता है, बहुत बढ़ गई है। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।